तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सॉल्यूशन वाला इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन वीडियो चैनल। यहाँ पर हम एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें एसएससी के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर की सॉल्यूशन आपको करवाई जाती है। तो देखिए क्या है आज का टॉपिक। मैथमेटिक्स का पहला ही क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2022 शिफ्ट नंबर 3, 1 दिसंबर। पूछिए क्या, देखिए क्या कहा गया है। ये एक टेबल दी गई है जिसके अंदर नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एनरोल किया है और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने बायोलॉजी अडॉप्ट की है, और रेशो दिया गया है फीमेल और मेल स्टूडेंट्स का जो क्या कर रहे हैं, जिन्होंने बायोलॉजी अडॉप्ट की है। तो सुनिए भाई, क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु अडॉप्टेड द बायोलॉजी एज देयर सब्जेक्ट इन स्कूल बी और डी। पूछ रहा है भाई साहब, आप बी और डी, दो स्कूल हैं, ठीक है भाई साहब, दो ही स्कूल हैं। यहाँ पर देखें बी के अंदर स्टूडेंट्स ने कहा कि 400 स्टूडेंट हैं और उनमें से 36% ऐसे हैं जिन्होंने बायोलॉजी को अडॉप्ट किया था। तो 36% को मैं इस तरह से लिख दूं, कोई समस्या नहीं होने वाली। अब पूछा क्या है कि इन्हें फीमेल की बात कर रहा है, फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स का रेशो देखिए 5:7 दिए गए हैं। तो फीमेल हुई 7 और टोटल कितने हुए 12। रेशो की बात कर रहा है। इसी तरह से आप डी के लिए क्या करेंगे, 800 टोटल हैं जिसमें से 18% ने क्या अडोप्ट किया, बायोलॉजी। 18% को मैं इस तरह से लिख दूं और यहाँ पर टोटल फीमेल कितनी हुई, 9 आउट ऑफ 12। यहाँ से ये खत्म, ये 2 और ये 36 यहाँ से, तो बचा क्या, 7:9। ये आपके लिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, देखते हैं क्या है। क्या है भाई साहब, कहता है कि भाई ये फिगर है और इस फिगर के अंदर एंगल एक्स वाई और जेड का बताना है कितना सम होगा। देखिए एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, ये एक ट्राइंगल है एबीसी, मान लीजिए एबीसी, और यहाँ पर थीटा है, ये बीटा है। और अगर मैं इस लाइन को बढ़ा दूं और इसे अल्फा मान लूं, तो इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, थीटा प्लस बीटा। यानी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये इक्वल होगा, ये अपोजिट सम जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल। यानी कि ये 120 है, ये 120 इक्वल होगा इस पूरे एंगल, ये पूरा एंगल है एक्स प्लस वाई, और ये जेड। यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको देकर जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही क्या कहता है। देखिए क्या, व्हाट विल बी द रिमाइंडर फॉर दिस। देखिए क्या है, 27 की पावर 27 दी गई है और प्लस में दिया गया है 27। कब, रिमाइंडर जब 28 से भाग कर दें। अब ये 28 से भाग करेगा तो -1 की पावर 27 प्लस माइनस का 1। अब -1 की पावर 27 है तो फिर से -1 यहाँ पर माइनस का 2, लेकिन -2 -2 में हम रिमाइंडर बताते नहीं है, तो जिससे डिवाइड किया गया वो ऐड कर दीजिए, तो रिमाइंडर देकर जाएगा 26। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं क्या है। पूछ रहा है भाई साहब टेंजेंट 240 डिग्री की वैल्यू बताइए। अब किसी को क्या याद है भाई, 240 डिग्री क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। चलिए देखते हैं, टेंजेंट 270 माइनस कितना लिख दूं, 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये परिवर्तन होगा 90 और 180 पर कोई परिवर्तन नहीं, 90 पर परिवर्तन, 180 पर परिवर्तन नहीं, 270 पर परिवर्तन है। तो करिए कोट 30। कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कोट 30 की वैल्यू होती है √3। √3 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, छोटा दोनों भाई। चलिए क्या कहता है कि 2 टेंजेंट 60 डिग्री 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री। बताओ भाई क्या होगा। या तो आप यहाँ पर टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू रखिए, या फिर एक बात और सुनिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू भी तो यही होती है भाई, 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और यहाँ रखेंगे तो साइन 120, और साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 60 डिग्री, तो साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2। या तो यहाँ पर ये वैल्यू पूछेगा या आपसे पूछेगी इसमें साइन 60। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पूछ रहा है
अच्छा पूछेगा तो ए की 4 प्लस बी की 4 दिया क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 11 और ए बी का प्रोडक्ट दिया है 35। करना क्या है भाई साहब, देखिए पूछ रहा है कि ये वैल्यू बताएं और ये दो वैल्यूज दी गई हैं। तो एक फॉर्मूला मुझे पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कंपेयर करिए, वैल्यू पुट करिए, क्या देकर जाएगा, ए की 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू देकर जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी है 11, 11 का स्क्वायर 121, 121 यहाँ, और ए बी यहाँ पर ये ए बी की वैल्यू 35, 35 दूनी 70, ये 70 इधर माइनस में, तो इसने इसकी वैल्यू कितनी दी, ये घटाइए आप, तो 51, ये आई इतने की वैल्यू। अगर मैं इसका एक बार और होल स्क्वायर कर दूं तो ये मुझे देकर जाएगा ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए क्या है, ये वैल्यू तो आप निकाल चुके 51, 51 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसका कंप्लीट का बेस से पावर ऐड करके लिख दें, ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये ए बी की वैल्यू 35, 35 का स्क्वायर 1225, 1225 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये इसने दिया मुझे 2450, 2450 बराबर 51 का स्क्वायर कितना हुआ 2601। और यहाँ पर वैल्यू कितनी बची थी, ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस में मुझे वैल्यू किसी की निकालनी है, इसी की निकालनी है, ये यहाँ माइनस में होगा तो क्या वैल्यू देकर जाएगा 2450 घटाएंगे तो 151, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए भाई क्या है, पूछ रहा है कि भाई एक निश्चित राशि है, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 14% की रेट पर उसको एसआई पर दिया गया है, ठीक है, और समान राशि को समान दर पर 5 वर्ष के लिए जब ब्याज पर दिया जाता है तो ब्याज का अंतर जो है, या ये जब यहाँ कम या अधिक की बात करता है तो वो अंतर की ही है बात। तो यहाँ पर ये अंतर दिया गया है 4200 रुपये। देखिए क्या है, मान लो कि, और पूछा क्या है कि वो प्रिंसिपल ज्ञात करना है। प्रिंसिपल अपने आप में 100%, इसने बात क्या की है कि 3 वर्ष के लिए जब मैं देता हूँ 14% के रेट पर तुम्हें कितना ब्याज मिलेगा, तो ये 42% ये, और 5 वर्ष के लिए जब दूंगा सेम रेट पर तब कितना हुआ 14 5 70, तो अंतर कितना हुआ 28%। 28% की वैल्यू कितनी है 4200। तो प्रिंसिपल पूछा था जिसकी वैल्यू 100%, यहाँ से 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 4200, इसकी 28% और ये यहाँ 100, 14 पर काटिए 2 और 14 पे 42, 300, 150, तो ये होगा आपका 15,000 रुपये प्रिंसिपल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में क्या है, आपसे पूछ रहा है कि एक पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है भाई साहब, पाई चार्ट दे दी जिसमें बाइक का जो सेल्स है उसका डेटा दिया गया है, 8 डिफरेंट कंपनीज हैं, PQ ये जो भी है उसने वैल्यू दी वो, और इन्होंने कितनी बाइक बेची हैं 2000, नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन, ये परसेंटेज के अंदर वैल्यू है। पूछा क्या है भाई, PQR और S द्वारा बेची गई बाइकों का औसत, इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, औसत। और फिर क्या कहता है कि TUVW जग द्वारा बेची गई बाइकों का औसत संख्या के बीच का अंतर बताना है। देखिए क्या करेंगे, औसत की बात करता है तो आपको पता है टोटल सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए क्या है, अगर मैं बात करूं PQR और S, इनका एवरेज नंबर ऑफ टर्न 4 है, इनका परसेंटेज वैल्यू, P की वैल्यू 21, Q की वैल्यू 19 और R की वैल्यू है 5 और S की वैल्यू है 20%, तो ये हुआ 65%, 65% ये। और अंतर पूछा था तो किसके साथ, TUV की औसत के साथ। अब देखिए ये पाई चार्ट के अंदर से आप TUV की वैल्यू निकालें, या ये 100% माइनस 65% तो 35% बाई 4, तो इसने अंतर दिया मुझे 30/4% का, लेकिन परसेंट में तो वैल्यू पूछी नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यूज पूछी है। एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए मुझे नंबर चाहिएगा वो 2000, एग्जैक्ट नंबर कितनी बाइक, और 2000 का 30/4% के लिए, ये परसेंट के लिए 0, 2 0 से 2 0, ये 5 के ऊपर, ये 150, ऑप्शन नंबर ए, 150%, 150 बाइक्स का अंतर और 30/4% का अंतर, दोनों बराबर हैं। अब देखिए क्या कहा गया है
पूछ रहा है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 7 है, और थीटा जो है एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फिर क्या कहता है कि मुझे बतानी है 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा, अब ये वाली निकालनी है। अब आपको ये एक प्रॉपर्टी पता होगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर 1। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा ब्रैकेट क्लोज सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रिवर्स होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। अगर एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। कहाँ से निकलेगी भाई, यहाँ से निकलेगी। अगर इतनी बात समझ में आती है कि ये रेसिप्रोकल होंगे, तो मैं यहाँ से सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा बता सकता हूँ कि इसकी वैल्यू 1/7 होगी। जब मैं इसे क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो ये खत्म यहाँ से, और 2 सीकेंट थीटा इक्वल टू 7 प्लस 1/7 यानी कि 49, और एक 50, 50/7, और ये 2 को मैं यहाँ ले आऊँ तो गुने 2 यानी कि ये होगा 25 कितना 7। अब ट्रिपलेट की आपको पता होगी, 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है भाई साहब। नहीं पता है तो आप पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल से भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए सीकेंट थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा, और कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा, ये 25 और ये 7, यानी कि जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू हुई 24। पूछा क्या है, 5 साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो 5 साइन क्या होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 25, तो ये 1/5 यानी कि 24/5 आपको वैल्यू मिलेगी इस की। देखिए आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे बात कर रहा है कि दो संख्याओं का जो है अनुपात, यानी कि रेशो दिया गया है 6:5 ठीक है। फिर कहता है कि इनका HCF जो है वो 3 है, तो इन संख्याओं का एलसीएम बताइए। एलसीएम तो तब बताएंगे ना जब आपको संख्याएं पता होंगी। तो संख्याएं निकालने के लिए इस रेशो की आप HCF से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 और 15, 18-15 का एलसीएम कितना होगा, 90। 90 ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 450 जो हैं मेल किसी अपार्टमेंट को 20 दिन में बना देते हैं, और उसी कार्य को 30 दिन में अगर काम करवाना हो तो कितने बंदे लगाने पड़ेंगे, ये आपसे बोल रहे। 450 कितने में करते हैं भाई, 20 दिन में। पूछा कितने हैं, 30 बंदे, 30 दिन में कितने बंदे करेंगे, तो ये 5, 30 पर कटे 0, 15, 15 जो 300, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्या कहता है, हाँ भाई अब थोड़ा आप ध्यान से समझिए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। एक तैराक बिंदु P से धारा के विपरीत दिशा है, मान लीजिए ये पॉइंट P है, धारा के विपरीत दिशा में ये मान लेता हूं कि ये धारा के विपरीत है, अपोजिट टू द स्ट्रीम, ठीक है, डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर 6 मिनट चलता है, और अगले 6 मिनट जो है, अगले 6 मिनट जो है धारा के साथ चलता है। अब ये 6 मिनट तक यहाँ चला, मान लीजिए पॉइंट M तक पहुंचा, मान लीजिए ये डिस्टेंस है K मीटर, ठीक है। अब 6 मिनट के बाद इसके दिमाग में क्या है भाई, ये 6 मिनट के बाद धारा के साथ चलता है 6 ही मिनट के लिए, धारा के साथ 6 मिनट। अब आप एक बात समझिएगा, जब आप ये रिवर के अंदर वाटर के फ्लो के साथ चलेंगे तो सेम टाइम में, देखिए यहाँ भी 6 मिनट चला, यहाँ भी 6 मिनट, तो उसी 6 मिनट में आप वो रिवर की डायरेक्शन में ही चलेंगे तो आप उसी टाइम के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे एज कम्पेयर टू द अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ रिवर। तो इसी तरह की बात यहाँ पर है, आप समझिए ये अगर के डिस्टेंस है, इस 6 मिनट के अंदर कवर किया है, लेकिन जब धारा के फ्लो की डायरेक्शन में चलेगा तो इसी 6 मिनट के अंदर ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा कवर करेगा। जो यहाँ तक तो किया ही किया, ये डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा कवर करेगा।
और इसकी वैल्यू इसने क्या बताई है भाई, P और Q के बीच की दूरी क्या है, 120 मीटर। ये 120 मीटर है, ठीक है। अब समझिए क्या करना है। ये तो हुआ अभी तक का इसका क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली डेटा क्या है और क्या इसने ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो अभी इसने पूछा कि धारा की चाल बतानी है भाई आपको, धारा की चाल कैसे निकालेंगे। अब आप एक बात समझिए, जब आप धारा की दिशा में चलते हैं B प्लस डब्ल्यू, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया था, ये K तो चला ही। आप एक बात समझिए, आपने K डिस्टेंस चला, 6 K चला और साथ में था 120, ये आपने चला था धारा की दिशा में 6 मिनट के अंदर, यानी कि ये रेशो किसका बना, स्पीड का। तो इस स्पीड को मैं यहाँ रख दूँ K/6 प्लस का 120, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, K/6 प्लस 120। और जब आप अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी चली थी आपने, K मीटर चली थी 6 मिनट के अंदर। तो अब आप यहाँ पर क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये K से ये खत्म, यहाँ पर 2W की वैल्यू आपको देकर जाएगा 120, और ये बटे मतलब 6 इसके 120/6, और यहाँ से ये हुआ गुना में 2 तो 12, यानी कि 10। ये मीटर में था और नीचे मिनट की बात कर रहा है, मिनट। क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में बात पूछी गई है, स्पीड। तो क्या करेंगे आप, इस W की वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में बदलने से पहले मीटर, और ये सेकंड के अंदर बदलेंगे तो 60, और फिर किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से गुना, तो 0, ये 3, और इससे आप डिवाइड करेंगे तो 5×6 = 30, 0.6 किलोमीटर पर आवर धारा की स्पीड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, आपसे पूछा गया है कि एक वस्तु है जिसे 15% और फिर 12% के दो क्रमिक छूट दी गई हैं, तो इक्विवेलेंट छूट क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं अभी तक। ये 15 है, ये 12, 27 ये हुई, माइनस कितना 12 गुना 15/100, काट दीजिए 3, 20, और फिर से 6 और 10, 18, 1.8, माइनस होगा 27 में से 2 घटा दीजिए 25, लेकिन पूरा नहीं घटाना, तो 25.2% आपकी इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है। एक फिगर दी गई है, क्या है भाई फिगर के अंदर देखते हैं। ये E है, ये D है, ये A है, ये B है, ये C है, और कहा गया है कि जो AB है, ये AB इस AD के इक्वल है 7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। फिर AC जो है, AC ये रही AC, ये AC इक्वल है AE के इक्वल है, ठीक है। और पूछा गया है ये और दी गई है, BC की वैल्यू दी है 11 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, इस ED की वैल्यू पूछी है। क्या करेंगे भाई, मुझे ये पता है कि ये एक ट्रायंगल दिखाई देती है, ये एक ट्रायंगल दिखाई देती है। अब इसके अंदर ये साइड एक साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड इसने दी है, दूसरी साइड भी इक्वल। अब ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होगी, सर्वांगसम, या कहूँ मैं कॉन्ग्रेंट होगी। अगर कॉन्ग्रेंट है तो जो भी एडजेसेंट साइड्स होंगी वो बराबर होंगे, ये 11 हैं तो ये भी 11 होंगी, तो 11 इसका आंसर रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए भैया आगे क्या है क्वेश्चन के अंदर, समझिए भाई क्या है। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक समय लेता है, ठीक है भाई। ये ए रहा, और बी लगा लेते हैं यहाँ, 4 गुना अधिक, तो ये हुआ। फिर आगे क्या कहते हैं, या सी से 5 गुना अधिक समय, ये सी रहा, ये 1 है, ये 5 है, रेशो बना दीजिए। ये कितना होगा यहाँ पर, ये 4, ये 5, ये 4, ये 20, और ये 5, ये हुआ। अब इस वर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा, ये टाइम का रेशो है, इसने टाइम की बात की है। और सेम काम के लिए अगर टाइम का रेशो है तो एफिशिएंसी कैसे होगी, एफिशिएंसी होती है टाइम का रेसिप्रोकल। तो यहाँ से मैं अगर ए, बी और सी की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ, एक बार तो टाइम में लिख लेते हैं ये रेशो को थोड़ा साफ, 20%, और बी की वैल्यू कितनी है भाई 5, और ये 4। अब एफिशिएंसी की बात करूँ तो 1/b 20, 1/5 और 1/4। इसे और सोल्व करेंगे तो 20, 1, 4 और 5, यानी कि
A/B/C की जो है एफिशिएंसी का रेशो कितना है? ए की वैल्यू 1, 5 और 4, 1, 4 और 5। ठीक है। अब पूछा क्या है कि भाई अगर ये 4 दिन में पूरे काम को करते हैं तीनों मिलकर, तो बी कितने दिन में करेगा? अब टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं आप? जो भी टोटल एफिशिएंसी है और टोटल जितने दिन काम किया गया है उसका प्रोडक्ट, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे आप? टोटल एफिशिएंसी कितनी है इनकी? 10, और 4 दिन उन्होंने काम किया है तीनों ने मिलकर, तो 40 यूनिट इन्होंने काम किया। पूछी किसकी है? बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? टोटल काम है 40, बी की एफिशिएंसी है 4 काम एक दिन में करने की, तो 10 दिन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर क्या कहता है कि भाई एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी ए सी, देखिए बनाते हैं भाई। यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है, इसका बाइसेक्टर ए बी सी। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी कट्स बी सी एट पॉइंट डी। ये बी सी है, इसको डी पॉइंट पर काट दिया इसने। बी डी की वैल्यू दी गई है 6 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो ये डी सी कितनी बची? 8 सेंटीमीटर। और एंगल बाइसेक्टर की बात करी है इसने यहाँ पर, और पूछा क्या है? ए बी रेशो ए सी, इसका और इसका रेशो निकालना है। अब एंगल बाइसेक्टर से आप क्या कर सकते हैं कि इसका रेशो और इसका रेशो होगा जो इनके रेशो के बराबर होगा, तो ए बी बाय ए सी को मैं लिख सकता हूँ बी डी बाय सी डी, यानी कि ये हुआ आपका बी डी की वैल्यू 6, इसकी 8, तो 3/4। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या हुआ? अब देखिए आगे क्या पूछता है कि एक महिला है भाई, ठीक है, उसका व्यय है, बचत है, उसका रेशो दिया गया है 5/1। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्या परिवर्तन होगा भाई? देखते हैं क्या है। अब एक्सपेंडिचर और बचत का यानी सेविंग का रेशो दिया गया है 5/6। अब एक बात आपको पता होगी, जो इनकम है वही एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का सम होती है, तो मैं यहाँ पर इनकम मान सकता हूँ, इसका जो है वो 6 रहा होगा टोटल इनकम। अब इसने आगे क्या कहा है? उसकी आय और व्यय के अंदर 10% और 20% की वृद्धि कर दी जाए। अब इस पर कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है परसेंटेज वैल्यू, तो मैं क्यों ना इसको 100 के मल्टीपल्स पर कंसीडर कर लूँ। इनकम के अंदर 10% की इंक्रीमेंट, तो इसका 10% 60 और ये जोड़ दीजिए 660, और एक्सपेंडिचर के अंदर 20% का इंक्रीमेंट, तो इसका 20% हुआ 100, तो 600 ये। और पूछा क्या है? सेविंग के अंदर जो भी परिवर्तन रहा होगा। इनकम अब की बार हो गई उसकी 660 रुपये, खर्चा हो गया 600 रुपये, बचे कितने? 60 रुपये। यहाँ से क्या परिवर्तन दिखाई देता आपको? 40% का, या ऑप्शन नंबर डी आपके लिए यहाँ पर आंसर। आगे देखिए क्या है। किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, ठीक है भाई, 25 लीटर दूध है। फिर कहता है कि इस बर्तन में से 5 लीटर दूध मैंने निकाल दिया, ठीक है, 5 लीटर दूध निकाल दिया, और उसके निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला दिया, 5 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है जी। और यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई गई। उस बर्तन में दूध कितने लीटर है ये आपसे पूछा गया। देखिए इसमें करना क्या है कि जो भी ये बचा, 25 लीटर टोटल था, 5 लीटर निकाल दिया तो बचा 20, और ये प्रक्रिया कितनी बार? एक बार तो ये, और पुणे 2 बार, यानी कि टोटल 3 बार हुई। इसका रेशो 4/5, यानी कि इसका क्यूब 64, 125। ये है रेशो के अंदर वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में दूध कितना था? 25 लीटर ही था। इसका 1/5, तो इसका भी 1/5 कर दीजिए। क्या होगा? 64 गुणा 1/5। अब या तो इसे काटिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे 10 बना, 64 दूनी 128, 128/10 का मतलब हुआ 12.8 लीटर। इसका आंसर का आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कपिल जी हैं एक मोबाइल सचिन जी को 15% प्रॉफिट पर बेच देते हैं।
और सचिन क्या करता है, रोहित को 12% ये प्रॉफिट बेच देता है। और रोहित को वो जो भुगतान किया है उसने इस मोबाइल के लिए 322 रुपये करता है। तो कपिल के लिए उस मोबाइल का सीपी बताएं क्या है। देखिए क्या है, मान लो ये भाई साहब कपिल हैं, ये 100 रुपये में लेकर आए उस मोबाइल को। अब ये क्या करते हैं, इस पर 15% का प्रॉफिट कमाते हैं। 15% का मतलब वो 3/20, ये प्रॉफिट, ये सीपी, एसपी 23। तो यहाँ पर इन्होंने जितने में बेचा उसकी वैल्यू हुई 23/20 गुना। अब देखिए सचिन ने कितने में, 12% का प्रॉफिट, यानी कि 3 4 पर काटेगा तो 3, और ये 20 कटेगा 3, 25, ये सीपी, ये प्रॉफिट। तो 28/25। ये वैल्यू जो है ये सचिन के लिए तो है एसपी, लेकिन रोहित के लिए यही वैल्यू है वो सीपी है। और रोहित का जो सीपी की वैल्यू दी गई है 322। अब 23 से कम 23 बचा 9, 23 चौक 92, 4 पे काट 14 पे काट 14 दूनी 28, 10, ये 250 उधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू 250। कपिल जी ने वो मोबाइल 285 रुपये में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक टेबल दी गई है, क्या बताया गया है इस टेबल के अंदर। दो कंपनियां हैं C1 और C2, 6 साल का डेटा दिया गया है उनका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपकी बार इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट बताना है। क्या स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट है द इनकम ऑफ द कंपनी C1 इन ईयर P। देखिए यहीं पर P साल के अंदर, ये रहा P साल, और कंपनी C1 की इनकम कितनी है 750, इज 33% ऑफ द इनकम ऑफ द कंपनी 2 इन ईयर Q। ईयर के अंदर कंपनी 2 की इनकम कितनी है 250। ये बताना है कि क्या ये 33.3% है इसका, 750, 250, 100, 300% हुआ। ये तो पहली स्टेटमेंट क्या हुई, गलत हुई, ठीक है। अगली स्टेटमेंट चेक करेंगे तो क्या पूछा है, एवरेज इनकम ऑफ द कंपनी C1 एंड C2 इन ईयर टी साल के अंदर इन दोनों की एवरेज इनकम 400 है या नहीं, ये चेक करना है। ये रहा टी साल, दोनों की इनकम 500 और 200 700, और ये 800। और एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही है, सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 800/2 400। ये दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। पूछी क्या है, कौन सी ठीक नहीं है, पहले ठीक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पूछ रहा है भाई x + y की वैल्यू अगर 36 है तो इसकी क्या वैल्यू होगी। देखिए x + y की वैल्यू इसमें दी है 36। पूछा क्या है भाई, x - 27 का क्यूब प्लस y - 9 का क्यूब। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल की है, तो आप इन 2 वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, सम मेंटेन 36 रखिएगा। जैसे 36, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ, यहाँ 36 रखनी पड़ेगी तब भी 36, 1 रखूँ, यहाँ 35 रखूँ तब भी 36, यहाँ 12 रख दूँ, 24 रख दूँ तब भी 36। तो मतलब मैं कुछ भी रखूँ, सम मेंटेन रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि इसी स्टेटमेंट में वैल्यू मैं रख देता हूँ 0, यहाँ रख देता हूँ x की वैल्यू, तो ये -27 का क्यूब, और 36 इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, 36 माइनस ये 9, तो 27 का क्यूब, ये माइनस का 27 है, प्लस का, तो 0 आंसर देगा, 0 इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, ये एक बार चार्ट दिया गया है। अच्छा जी, परसेंटेज के अंदर इसकी वैल्यू दी गई है, किस चीज़ की, एक्सपेंडिचर की, अंडर वेरियस एक्सपेंसेस जो भी इसने किए गए हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ें दी गई हैं जिस पर इन्होंने खर्च किया है 2003 के अंदर। इफ द इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट इज 3.15 करोड़, देन द टोटल अमाउंट एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, टैक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भाई मेरा जो लोन के ऊपर अमाउंट है, ये वैल्यूज दी गई हैं उसकी, वो जो भी है 3.15 करोड़ रुपये मेरा उसमें जाता है, और परसेंटेज में वो है 17.5%। 17.5% की वैल्यू है 3.15 करोड़। पूछी किसके, सैलरी, टैक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परसेंटेज वैल्यू है उसका अमाउंट बताइए क्या है। तो सैलरी के लिए देखिए डेटा है यहाँ पर 20%, 20। फिर टैक्सेस के लिए कितना है 10, 20 और 30, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है 20, तो टोटल हुआ 50%।
मुझसे इस 50% की वैल्यू पूछी है, क्या करेंगे भाई? 3.15 करोड़ 17.5%, और ये कितना था 50%, इसको जीरो में लगा दो, इसके सेट पर कोई असर होने वाला नहीं है, लेकिन ये पॉइंट हटा देगा, जीरो से जीरो। अब 5 पर काटिए, 5 से 15 और ये 5, 35 पर ये 9 पर जाएगा 9, तो 9 करोड़ रुपए इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन तो आप कर ही चुके हैं पहले भी कई बार। y³ + 2 की वैल्यू आप बताएं क्या है। अब ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी कि x + 1/x अगर है, उसकी वैल्यू k है, x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछे तो k³ - 3k, तो यहाँ k की वैल्यू कितनी दी गई है 3। ये वैल्यू अगर मैं निकालूँ, 3 का क्यूब 27, 27 - 9 18, तो इतनी वैल्यू मुझे मिली 18, 18 और 2 20, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्या कहता है 74। ये कहता है कि एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक कोई गोला है जिसे पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है जिसका आधार 13 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई होती है। ये गोला हुआ, इसकी रेडियस भी है इसमें 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे पिघलाया है, मतलब कि वॉल्यूम की बात है, तो वॉल्यूम गोले की कितनी होती है भाई 4/3 πr³, ठीक है। इसके बाद क्या बात करता है, ये शंकु बनाया है इसने जिसका व्यास कितना है 13 सेंटीमीटर। अगर व्यास 13 है तो रेडियस की वैल्यू 13/2 सेंटीमीटर। यहाँ भी बात सेंटीमीटर में है, वहाँ भी बात सेंटीमीटर में, तो यूनिट का तो कोई चक्कर है नहीं, और ऑप्शन में भी सेंटीमीटर में, तो इसका भी कोई चक्कर नहीं। तो देखिए अब शंकु की जो वॉल्यूम है 1/3 πr² और h, हाइट आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, इक्वल रख दीजिए, ये यहाँ से खत्म, यहाँ r³ यानी कि 13 × 13 × 13, और ये यहाँ पर 4 था, और यहाँ r² यानी कि 13/2 × 13/2 × h, तो 13 13 13 यहाँ तो गया खत्म। यहाँ पर 13 चौक 52, 52 दूनी 104, 104 दूनी 208 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट होगी इस शंकु की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ये बी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात करता है कि एक 18 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तांबे का गोला है, ठीक है भाई साहब। व्यास की बात करते हैं 18 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 9 सेंटीमीटर, और इसे जो है इसी से तार बनाई गई है, मतलब फिर से वॉल्यूम की बात है, तार बनाई गई है। तार का मतलब क्या हुआ है, सिलेंडर की फॉर्म में होगी तार, ठीक है। फिर क्या कहता है कि इसके निर्माण में तार की लंबाई बतानी है। अगर इस तार का जो व्यास है वो 6 mm है, डायमीटर 6 mm है, तो रेडियस हुई 3 mm, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm, तो मैंने इसको क्या किया कि रेडियस को 3/10 सेंटीमीटर की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर था वहाँ भी सेंटीमीटर, और क्वेश्चन के अंदर दे रहा है मीटर में, तो फिर परिवर्तन करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, 4/3, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी स्क्वायर की 4/3 πr³ इक्वल रख दीजिए सिलेंडर की 1/πr² और h, पाई से पाई कैंसिल यहाँ पर, और 4/3, यहाँ r की वैल्यू 9 × 9 × 9, और यहाँ r की वैल्यू कितनी है 3/10 × 3/10, और ये h, ये 9 गुना, तो ये खत्म यहाँ, और कुछ ये यहाँ पर 3 बचा, क्या देखिए क्या है, बचा कितना, ये 12, और 12 निमा 108 सेंटीमीटर में है ये, इक्वल टू h, लेकिन कुछ ही किस में है 108, और ये 2 जीरो भी तो है यहाँ पर 108, और ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 108 मीटर इसकी हाइट रहेगी। चलिए ये रहा अभी तक का सॉल्यूशन। एक इन्फॉर्मेशन और आपको दे दें, अभी तक आप देखे होंगे कि अभी तक का जो 3 पेपर का आपने एनालिसिस देखा, उसके अंदर आप एक चीज़ तो कॉमन पाएंगे कि अगर आपकी कैलकुलेशन के ऊपर कमांड है, पहली चीज़। दूसरी है कि आपको बेसिक फॉर्मूले याद हैं, और तीसरी बात आपकी थोड़ी सी स्पीड हो। 3 चीज़ों पर आप कमांड करिए, पेपर आपका ठीक ही रहेगा। और
जहाँ भी जिस भी टीचर से पढ़ें तो एक बार पूरा कोर्स आप उन्हीं पर विश्वास कर कर कंप्लीट करिए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है, एक हमारा हम प्रयास कर रहे हैं कि ऑफलाइन बैच शुरू करें जिसमें अच्छी कंटेंट दे पाएँ हम स्टूडेंट्स को। जो छठी से 10वीं तक के विद्यार्थी हैं उन्हें एक अच्छा कंटेंट दे पाएँ। अगर आप या आपके कोई जानकार इस जुड़ना चाहें इस बैच से तो कांटेक्ट करिएगा इस पर। फ़ोन की बजाय आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा तो मैं ज़्यादा इजीली आपको रिप्लाई कर पाऊँगा। होप आप जुड़ेंगे। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए आपका। फिर मिलेंगे किसी नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।